नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एनपीएस स्टडी सेंटर में। तो आज हम लेकर आए हैं एनटीपीसी, एमटीएस, एसएससी, सीजीएल और भी किसी भी एग्ज़ाम का हो, वो सारे जगह आपको जो है जीके जीएस का बहुत ही महत्व होता है। उसी को आज हम प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन कराएंगे, जो कि मिला जुला हुआ है आपका। ठीक है, एनटीपीसी का भी, एसएससी का भी, और ठीक है, और आपके लिए हर जहाँ भी आपको जीके जीएस का प्रश्न परेशानी होती है, वहाँ आपके लिए ये पूछने वाला प्रश्न होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बात, आपके लिए जो है अभी एनटीपीसी जीके भी चलाया जा रहा है स्पेशल। ठीक है, उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ एएलपी और टेक्नीशियन का साइंस भी चलाया जा रहा है, उसे भी चेकआउट करें। और एनटीपीसी का मैथ भी जो है आपको चलाया जा रहा है, उसे भी चेकआउट करें। और सुबह सुबह रोज़ आपको जो है करंट अफेयर भी कराया जा रहा है स्पीडी का, उसे भी एक बार जरूर देख लें। ठीक है, और अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? क्या पूछा है? तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? तो पथश्री अभियान जो है ये आपका शुरू किया गया किसके द्वारा? तो पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल द्वारा करवाया गया है। ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था 2022 में। कब? तो 2022 में शुरू किया गया था। ठीक है, 1200 करोड़ रुपये, 12,000 किलोमीटर जो रोड है पश्चिम बंगाल के, उसको जो है मरम्मत करना है। कितना? तो 12,000 किलोमीटर को रोड को जो है ना मरम्मत करना है। ठीक है, तो ये जो है रोड को मरम्मत को ठीक रखने के लिए ये जो है पथश्री अभियान जो है शुरू कराया गया था। अगर हम पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें तो इस यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी जी हैं। कौन है? ममता बनर्जी। वहीं अगर हम यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल कौन है? तो कौन है आपके? सीवी। हाँ, तो यहाँ के जो सीएम है वो सीएम आपके हैं पश्चिम बंगाल के। इस सीएम कौन है? ममता बनर्जी। कौन है? तो ममता बनर्जी। यहाँ के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है? सीवी आनंद बोस। एक बात और आपको जानना जरूरी है, पश्चिम बंगाल के बारे में बात हो रहा है तो पश्चिम बंगाल के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरबन डेल्टा। कौन है? सुंदरबन डेल्टा, जो कि आपका जो है पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। सुंदरबन डेल्टा जो है ये आपका इस तरह देखिए, ये मैप जो है ये आपका समुद्र किनारे पड़ता है, बे ऑफ बंगाल के किनारे। ये पश्चिम बंगाल यहाँ पड़ता है और यहीं पे जो है बांग्लादेश सटा हुआ है। और इधर से जो आपका जो आता है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए झारखंड कट करते हुए गंगा नदी, और इधर से आपका जो आता है असम से होते हुए ब्रह्मपुत्रा नदी। ये दोनों जहाँ मिलते हैं उससे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहेंगे? तो डेल्टा कहेंगे। और इस डेल्टा का नाम रखा क्या गया है? तो सुंदरबन डेल्टा नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है? सुंदरबन डेल्टा। और एक बात और कि पूरे देश में रॉयल टाइगर जो भी है ये आपके कहाँ मिलते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा के पास ही मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो सुंदरबन डेल्टा के पास ही मिलते हैं। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के राज्यपाल कौन है? हरियाणा के राज्यपाल कौन है? तो ये आपका जो है एनटीपीसी का 2021 का प्रश्न है। ठीक है, तो ये आपका जो है उस समय का पूछा जा रहा है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन है। तो उस समय जो हरियाणा के राज्यपाल थे वे कौन थे? तो सत्यदेव नारायण आर्य। कौन थे? तो सत्यदेव नारायण आर्य। और इनके बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा कि सत्यदेव नारायण आर्य जी थे ये बिहार के खान और भू विज्ञान के जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। कौन? तो सत्यदेव नारायण आर्य। अभी की बात करें तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ है मुख्यमंत्री, अभी चुनाव हुआ है तो इन्हें जो है अभी कौन बनाया गया सीएम? तो नायाब सिंह सैनी को जो है अभी सीएम बनाया गया है। किन्हें? तो नायाब सिंह सैनी को जो है सीएम बनाया गया है। वहीं अगर हम इन यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करें तो राज्यपाल कौन है आपके? तो बंडारू दत्तात्रेय। कौन? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? क्या लिखा है? कौन सा असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कौन परिवर्तन करता है? तो वो उसे क्या कहते हैं? उसे असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं। और असेंबलर क्या करता है? जैसे कि आप कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे आप इंग्लिश में वर्ड लिखते हैं ABCD, तो ये जो है कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है, वो उसे क्या करता है? वो उसे जो है अपने कोड भाषा में, मशीन कोड भाषा में। तो मशीन कोड क्या होता है? उसका 1 और 0 होता है। क्या होता है? 1 और 0 कोड होता है।
वो उसमें जो है कन्वर्ट करने के बाद वो जो है कंप्यूटर उसको अपने अंदर समझता है। उसके बाद जो है फिर उसी कोड को वो बदल कर आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपको लगे कि नहीं आपने ए लिखा है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। अब यहाँ पर एल्गोरिथम के बारे में लिखा हुआ है। अब एल्गोरिथम होता क्या है ये समझिए। अब एल्गोरिथम होता क्या है कि किसी विशिष्ट समस्या, कोई जो प्रॉब्लम हो जाता है कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, कंप्यूटर या मानव जो है उसका पालन करते हैं। क्या करते हैं, कंप्यूटर और जो मानव जो है उसका पालन करते हैं उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। कोई मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, तो सॉल्व करने के लिए कोशिश कौन करता है, तो कंप्यूटर भी खुद ब खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है, और जो इंसान है उसे भी सॉल्व करता है, किसे, तो एल्गोरिथम द्वारा, ठीक है। आगे देखें तो आगे है आपका इंटरप्रेटर। क्या है, इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर होता क्या है, यह एक एप्लीकेशन होता है। क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश भाषा नहीं समझ रहे हैं, हिंदी भाषा समझते हैं, तो आप उससे जो है आप उस ऐप पर जाकर अगर आप हिंदी में बोलिएगा तो वो आपको जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको वो प्रोवाइड कराता है। मतलब एक भाषा से दूसरे भाषा में आपको प्रोवाइड कराने वाला को क्या कहते हैं, तो इंटरप्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इंटरप्रेटर कहते हैं। वहीं अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है ना, जैसे कि 10111 इस तरह से लिखा होता है, आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा ये होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो उच्च स्तरीय भाषा होती है, अच्छे खासे उच्च स्तरीय भाषा होती है, तो उसे कन्वर्ट करता है किसमें, निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है। किसमें, तो निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है, ताकि जो है यूजर को जो है ना सही से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नूरजहां का मूल या आरंभिक नाम क्या था। पहली बात तो ये समझिए, नूरजहां थी कौन, तो नूरजहां थी कौन, ये आपके जो है जहांगीर की 20वीं पत्नी थी। कौन, तो जहांगीर की 20वीं पत्नी थी, ठीक है। नूरजहां किनकी पत्नी थी, तो जहांगीर की। अब ये जो नूरजहां है ये क्या है, इनका पूरा जो पहला नाम था शुरुआत में, इनका पहला नाम था मेहरुनिसा। क्या था, तो मेहरुनिसा। सी ऑप्शन जो है सही है, मेहरुनिसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि जहांगीर का कब्र कहाँ बनाई गई थी। क्या लिखा है, तो जहांगीर का कब्र जो है कहाँ बनाई गई थी। जहांगीर का कब्र की बात करें तो इसकी कब्र भी बनाया कौन था, तो ये आपके बनाई थी नूरजहां ने बनाई थी। अब नूरजहां कहाँ बनाई थी, तो लाहौर में बनाई थी। कहाँ पे, तो लाहौर में बनाई थी, जो आपको अभी पाकिस्तान में है। कहाँ पे, तो पाकिस्तान में लाहौर में बनाई थी। अब कहाँ कब बनाई थी, तो 1627 में इसका जो है कब्र बनाया गया था। कब, तो 1627 में। और इसे क्या कहा जाता है, उस कब्र को कहा जाता है ताजमहल का छोटा भाई। क्या कहा जाता है, तो ताजमहल का छोटा भाई भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संचारण माध्यम के रूप में कौन काम करता है। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति और जो मंत्री परिषद होते हैं, मतलब जो मंत्री होते हैं, उनके बीच को जो एक बात को दूसरे बात उनको पहुंचाने का काम करता है, तो वे कौन होते हैं, वे आपके प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री ही आपके मंत्री परिषद से ही एक जो है एक प्रमुख को चुन लिया जाता है, ठीक है, उसे ही प्रधानमंत्री बना लिया जाता है, ठीक है। तो अब अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, तो राष्ट्रपति जो है आपके टोटल जो है यहाँ 52 से लेकर 62 तक इनके लिए आर्टिकल में प्रावधान है। कितना तक, 52 से लेकर 62 तक। वहीं अगर हम मंत्री परिषद की बात करें तो मंत्री परिषद किस आर्टिकल में अंदर आते हैं, तो 74 में आते हैं। किस में, 74 में आते हैं। और 74 के 1 में ही लिखा है कि राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच को संचार माध्यम कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेगा। कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री करेगा। अब प्रधानमंत्री भी किस में आर्टिकल में आता है, तो वो भी 74 में ही आता है। किस में आता है, तो 74 में आता है। वहीं अगर हम लोकसभा के अध्यक्ष की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का जो आर्टिकल है वो आपका 93 में होता है। कितना होता है, 93 में होता है। लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग किया नहीं जा सकता, ठीक है। अब राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल होता है वो आपका किस में है, तो 63 में है। किस में है, 63 में है। उपराष्ट्रपति जो है 63 में। और 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जी हैं जो कि आपके राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। कौन, तो उपराष्ट्रपति जी हैं आपके राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। तो 64 में कहा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व जो है इलेक्ट्रॉनों की हानि उठाने के सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है। क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की हानि उठाने के सबसे अधिक प्रवृत्ति दर्शाता है। अब देखिए सभी का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। जैसे कि फ्लोरीन का कितना होता है, तो फ्लोरीन का होता है आपका 9। लिथियम का कितना होता है, तो लिथियम का 3 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो 30 होता है। अब इससे जो है हम तोड़ते हैं पहले पीरियोडिक में। तो देखिए अब ये जो है आपका 2 पहले लेगा सेल में, दूसरा में सेल कितना लेगा, 7 लेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा आपका लिथियम का, पहला में 2 होगा और दूसरा में क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा सेल की बात करें तो। अगर वहीं ऑक्सीजन की सेल की बात करें तो पहला में 2 लेगा और दूसरा में 6 लेगा। वहीं अगर हम जिंक के बारे में बात करें तो ये देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, फिर तीसरे में भी 8, चौथे में भी 8 और पाँचवें में 4 लेगा। अब देखिए इसमें से जो इलेक्ट्रॉन का हानि उठाने के लिए सबसे अधिक प्रवृत्ति है, मतलब देगा, मतलब अपना जो पोटेंशियल है किसी को दे सकता है, तो वह है आपका किसमें, तो लिथियम में है। देखिए लिथियम के पास क्या है, 2 और 1 है। तो 1 को रखे जब तक ये 7 और लेगा नहीं तब तक ये जो है सुटेबल होगा नहीं। ठीक है, स्टेबल होगा नहीं। जब स्टेबल होगा नहीं तो ये क्या करेगा, एक किसी को दे देगा, तो ये क्या करेगा, हानि उठाएगा। लेकिन वहीं फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है 2 और 7 है, तो 7 है लास्ट, तो ये क्या करेगा, किसी से एक ले लेगा तो ये ऑटोमेटिक जो है सेटल हो जाएगा। लेकिन ये 7 जो है ये किसी को देगा नहीं है। ठीक है, वहीं अगर हम ऑक्सीजन की बात करें इलेक्ट्रॉन की तो देखिए ये 6 है इसके लास्ट में, तो जब ये 2 किसी से लेगा तभी जाकर ये जो है स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 6 किसी को देगा नहीं इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो लास्ट में देख रहे हैं इसका 4 है। ठीक है, 4 भी स्टेबल होता है लेकिन पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता है। तो क्या करेगा ये, या तो ये छोड़ेगा या तो लेगा। जब ये छोड़ेगा तो बहुत जल्दी छोड़ेगा नहीं। ठीक है, 4 जल्दी छोड़ेगा नहीं लेकिन लेने के लिए जल्दी ले लेगा। ठीक है, तो वहीं अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका 1 जो है ये दे देगा तुरंत किसी को भी, क्योंकि एक लेकर रखे हुए क्या, ये किसी को दे देगा तो वो पूरा हो जाएगा, इस पर जो है एक चढ़ जाएगा प्लस का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि चूहे को मारने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला विष कौन सा है इसमें से। चूहों को मारने के लिए कौन सा इसमें फार्मूला होता है, यूज होता है, तो इसमें आपका यूज होता है आपका जिंक फॉस्फाइड। क्या होता है, जिंक फॉस्फाइड। अब जिंक क्या होता है, जिंक Zn3p2, जिंक फॉस्फाइड का फार्मूला हो गया Zn3p2। जिंक फॉस्फाइड जो है ये चूहे को मारने के लिए होता है। वहीं अगर हम कैल्शियम फॉस्फाइड की बात करें तो कैल्शियम फॉस्फाइड जो है ये आपका खेत में जो होता है कीटनाशक मारने के लिए काम आता है। किसमें, तो खेत के कीटनाशक मारने के लिए काम आता है कैल्शियम फॉस्फाइड। वहीं अगर हम मैग्नीशियम नाइट्राइड की बात करें तो मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक में काम आता है। किसमें, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में काम आता है। ठीक है, वहीं अगर हम मैग्नीशियम फॉस्फाइड की बात करें, यहाँ नाइट्राइड था तो यहाँ फॉस्फाइड है। यहाँ पर जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है और टॉक्सिक होता है। इसे छूने भर से ही आपके शरीर जो है जल जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, इसका क्या होता है Mg3p2। क्या होता है Mg3p2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने। ये भी जो आपका है NTPC का क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का। ठीक है, तो ये उस समय के बारे में पूछा जा रहा है। तो उस समय के बारे में बात करें तो 2020 में जो बने थे वे कौन थे, शेखर कपूर। कौन थे, तो शेखर कपूर जी थे। ये थे उस समय के भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान के सोसाइटी के अध्यक्ष। अभी की बात करें तो अभी कौन है आपके, अभी तो अभी आपके हैं R माधवन। कौन है, R माधवन जी हैं अभी आपके अध्यक्ष। कौन है, R माधवन। R माधवन है कौन, तो टेलीविज़न के FTII के अध्यक्ष। ये कब से हैं, तो 2023 से। कब से हैं, तो 2023 से। वहीं अगर हम भारतीय फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान सोसाइटी की बात करें तो कहाँ स्थित है, ये आपके महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है कि भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। क्या पूछा है कि भारत रत्न पुरस्कार की जो स्थापना है यह कब किया गया था, तो ये आपका किया गया था 1954 में। कब किया गया था, 1954 में। 1954 में। और किन्हें दिया गया था, तो टोटल 3 लोगों को दिया गया था। कितने लोगों को, 3 लोगों को। पहले कौन थे, तो C राजगोपालाचारी
कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी जी। दूसरे में कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, वहीं लास्ट बात करते कौन थे? सीवी रमन। कौन थे? तो सीवी रमन जी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 11 नंबर कहता है भारत रत्न वापसी की घटना किससे संबंधित है? क्या बोला है? तो भारत रत्न वापसी की घटना आपके जो है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है कि रेत खनन और इसके उपभोग पर जारी की गई रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया है? क्या बोला है? रेत खनन और उसके उपभोग पर जारी की गई रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया है? तो ये आपके प्रकाशित किसने किया है? यूएनईपी ने। किसने? तो यूएनईपी। अगर यूएनईपी का फुल फॉर्म समझिए तो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, अब अगर हम यूएनईपी की बात करें तो इसका गठन कब किया गया है? तो इसका गठन किया गया है आपका 15 दिसंबर 1972 में। कब? तो 15 दिसंबर 1972 में किया गया था यूएनईपी को। ठीक है, वहीं अगर हम WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी गठन कब किया गया है? तो 1995 में। कब से? तो 1995 में। वहीं अगर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है ये आपका 1944 में ही हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ है? तो 1944 में। वहीं अगर हम IMF की बात करें मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना कब हुआ है? तो 1945 में। कब? 1945 में। ये आपका सेकेंड युद्ध खत्म होने के बाद हुआ था। और लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वार युद्ध होने के दौरान ही हुआ था 1944 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सांची का महान स्तूप जो स्थित है वो किस राज्य में है? क्या पूछा है? सांची का जो महान स्तूप है किस राज्य में स्थित है? तो वह आपका स्थित है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। अब सांची के स्तूप की बात हो रही है तो सांची के स्तूप की जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? ये निर्माण आपका हुआ था 3री सदी के पूर्व में। क्या लिखा है? 3री सदी के पूर्व में। मतलब अब से लेकर अगर देखा जाए तो 2000 और 300 साल पहले, मतलब 2300 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 2300 साल पहले। किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये अशोक के द्वारा करवाया गया था। सम्राट अशोक के द्वारा जो है इसे करवाया गया था। ठीक है, वहीं अगर बात करें क्यों करवाए थे तो इन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए इसे बनवाया था सांची का स्तूप। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। किस लिए? तो बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए। किसने बनवाया? अशोक ने। कब बनवाया? तो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल लॉन्च किया है? क्या लिखा है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए यू राइस पोर्टल का लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वो किए थे कौन? तो CM योगी द्वारा किया गया था। CM योगी जी द्वारा किए गए थे। कब? तो कब किया गया था? ये आपका किया गया था 2022 में। कब? 2022 में। कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब क्यों किया गया था? अब ये किया गया था कि शिक्षा, बच्चों के जो छात्र होते हैं उनकी शिक्षा के लिए, करियर के लिए, काउंसलिंग के लिए, रोजगार के लिए जो उन्हें अच्छे से प्राप्त हो जाए और उनका मार्गदर्शन करने के लिए ही ये सारे जो इन सारी चीज़ के लिए ही यू राइस नामक जो है पोर्टल लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? 2022 में। किसके द्वारा? तो CM योगी द्वारा। कहाँ पे? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये जो आपका स्थित है ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना करवाया गया था जब 1974 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा था। प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा था उसी दौरान जो है इस अभयारण्य को स्थापित किया गया था, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को। तो कहाँ किया गया था? कर्नाटक में करवाया गया था। कब किया गया था? तो 1974 में। और 1974 में क्या हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। क्या चलाया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर। क्या? तो प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
जवाहर सुरंग नामक किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? क्या बोला है? जवाहर सुरंग नाम जो है किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका, तो जवाहर सुरंग नाम जो है प्राकृतिक किसको मिला है? तो ये मिला है आपको बनिहार दर्रा को। किसे? तो बनिहार दर्रा को। अब बनिहार दर्रा की बात करें तो बनिहार दर्रा कहाँ है? तो ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे है? तो NH-44 के पर। कितना? कहाँ पे? तो NH-44 पर। ठीक है, तो बनिहार दर्रा कहाँ बनाया गया था? तो ये आपका है, आपका कहाँ पड़ता है जवाहर सुरंग? तो ये पड़ता है बनिहार दर्रा, और एक जगह और है आपका काजी कुंड। हाँ, कांजी कुंड, कांजी कुंड की जगह पर बीच में ही ये बनाया गया आपका जवाहर सुरंग। तो कहाँ पे? बनिहार एक वहाँ जिला है, और कांजी कुंड, उनके बीच में ही ये आपका जवाहर सुरंग जो है निर्माण करवाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आयरलैंड की राजधानी क्या है? क्या पूछा है? आयरलैंड की राजधानी क्या है? तो आयरलैंड की राजधानी क्या है आपके? देखिए, ये वाटरफोर्ड, कॉर्क, लिमरिक ये और डबलिन, ये चारों शहर जो है ये आयरलैंड में है। लेकिन जो राजधानी है वह आपकी राजधानी है क्या? डबलिन। क्या है? डबलिन जो है आयरलैंड की राजधानी है। लेकिन कॉर्क भी, लिमरिक भी और वाटरफोर्ड भी, ये सभी मतलब शहर हैं कहाँ के? तो आयरलैंड के ही शहर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आयरलैंड आपका कहाँ का है? तो यूरोप का है। कहाँ का है? यूरोप कॉन्टिनेंट का है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 मई को। कब? तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। पहली बात तो अब ये कि क्यों मनाया जाता है और कब से मनाना इसको शुरू किया गया था। इसे जो मनाना शुरू किया गया था 1998 में, जो हमारे साइंटिस्टों ने परमाणु परीक्षण किए थे पोखरण में। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में जो है हर साल जो है 11 मई को, अगले साल से मतलब 1999 से जो है 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस को है मनाने की घोषणा की गई थी। कब? तो 1998 के बाद। ठीक है, 1998 से पहले क्या हुआ था? आपका पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण किया गया था, वो भी सफल हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आपका, एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? वैसे तो अगर बात करें भारत रत्न की, तो एक वर्ष में सिर्फ मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है। लेकिन ये रिकॉर्ड भी है आपका जो है 2024 में टूट गया है। तो 2024 में जो है टोटल 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न। कितने लोगों को? तो 5 लोगों को भारत रत्न जो है दिया गया है। वहीं अगर पाँचों की बात करें तो पहले कौन आते हैं आपके? कर्पूरी ठाकुर। कौन आते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, दूसरे कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन है? तो लाल कृष्ण आडवाणी जी। तीसरे कौन है? PV नरसिम्हा राव जी को। वहीं अगर हम चौथे की बात करें तो कौन है? चरण सिंह जी, चौधरी चरण सिंह। कौन? चौधरी चरण सिंह जी को। वहीं अगर हम लास्ट बात करें, लास्ट कौन थे आपके? हाँ, MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। कौन? तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है भारत रत्न। कौन? तो MS स्वामीनाथन जी को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा, लास्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा तने का वाह्य रूपांतरित कहा जाता है? क्या क्या पूछा है कि कौन सा तने का जो है वाह्य रूपांतरित कहा जाता है? तो वह आपको कहा जाता है पत्र प्रकलिका को। किसे? पत्र प्रकलिका को। तो आज यहीं ख़त्म करा देते हैं। 20 क्वेश्चन को मैंने आपको करा दिया। GK कैसा लगा? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और टेलीग्राम पर से जुड़े नहीं है तो उससे भी जुड़ जाए, और इसका PDF जो है आपको वहाँ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।